बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 के हवाले से है और आज के इस सेशन में हम सेक्शन 5, 6 और 7 इनको कवर करेंगे। और इन 3 सेक्शन के पढ़ने से आपको जो टॉपिक्स की समझ आनी चाहिए कि जो सेकंड स्केड्यूल में अगर कोई अमेंडमेंट होती है तो वो कैसे होती है। दूसरे नंबर पे इफ़ेक्टिव डेट ऑफ अमेंडमेंट क्या होगी, अगर कोई अमेंडमेंट आती है तो उसकी इफ़ेक्टिव डेट कौन सी होगी, कौन सी नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में एक्ट क्या कहता है। इसके बाद है प्रेजेंटेशन टू प्रोविंशियल असेंबली कि जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी, चेंजेस होंगी, अमेंडमेंट्स होंगी, प्रोविंशियल असेंबली में ये कब प्रेजेंट किए जाएंगे। इसके बाद है इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन के हवाले से कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है उसको डिफ़ाइन करना। इसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या होगी और वैल्यूएशन के रूल्स क्या हैं, ये हमारे टॉपिक्स होंगे। इन 3 सेक्शन को जब हम पढ़ लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए आपकी। अब हम चलते हैं रेगुलर गो थ्रू करते हैं। सेक्शन 5 से स्टार्ट करते हैं। सब सेक्शन 1 है। सेक्शन 5 की जो सब्जेक्ट है वो है अमेंडमेंट इन सेकंड स्केड्यूल कि सेकंड स्केड्यूल में जिसमें जो एक्टिविटीज़ जिनके ऊपर टैक्स लागू होता है उनकी लिस्ट है। उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई चेंजेस करनी है, कोई एडिशन करनी है, कोई डिलीशन करनी है, कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो क्या तरीक़ेकार होगा। अच्छा, यहाँ पे ईच एंड एवरी वर्ड जो है इंपॉर्टेंट होता है, आपने हर चीज़ पे गौर करना है। द गवर्नमेंट से मुराद यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट होगी। बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक एन अमेंडमेंट इन सेकंड स्केड्यूल। 2 बातें यहाँ पे हैं कि एक तो गवर्नमेंट है, मजाज इसकी पंजाब गवर्नमेंट। दूसरा जो उसको नोटिफाई भी करना होगा ऑफिशियल गजट में जो भी अमेंडमेंट की जाएगी सेकंड स्केड्यूल में, बाय मॉडिफाइंग उसमें जो पहले से मौजूद है उसमें थोड़ी सी चेंज करने को मॉडिफाई कहेंगे। कोई नया टोटली ऐड करना चाहते हैं सेक्शन वगैरह या डिलीट करना चाहते हैं। एनी एंट्री और एंट्रीज़, एक एंट्री भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन यानी जो उनकी क्लास होगी इफ़ एनी, उसकी डिस्क्रिप्शन के हवाले से ऑफ एनी सर्विस और क्लास ऑफ सर्विसेज एंड द रेट और रेट्स ऑफ टैक्स चार्जेबल यानी उस पर जो रेट अप्लाई होता है, रेट्स होते हैं उनकी वेरिएशन जो है वो चार्जेबल, उसमें भी अमेंडमेंट हो सकती है। ऑन एनी सर्विस और क्लास ऑफ सर्विसेज, एक क्लास पे भी हो सकता है या क्लासेस पे भी हो सकता है। नॉट एक्सीडिंग मैक्सिमम रेट, लेकिन एक हद दे देगी कि जो मैक्सिमम रेट है उससे ऊपर आप नहीं लेके जाएंगे। प्रिस्क्राइब्ड इन द सेकंड स्केड्यूल। तो ये बात हो गई, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करेगी, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करना होगा। कोई एडिशन डिलीशन जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह में चेंज होती है या एक रेट में या एक से ज़्यादा रेट्स में किसी में चेंज करते हैं, एक सर्विस से एक ज़्यादा सर्विसेज में, एक क्लास से ज़्यादा क्लासेज में, या क्लास टू क्लास चेंज करते हैं तो जो टैक्स का रेट होगा वो अगर वेरिएशन होगी तो मैक्सिमम रेट से ऊपर नहीं जा सकते। उसमें सेकंड स्केड्यूल में आपने जो अमेंडमेंट करनी है, ये आपका मेन पॉइंट आ जाए। सब सेक्शन 2 कहता है अ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सब सेक्शन 1, जो पहले अभी हमने पढ़ा है उसमें कोई चेंज वगैरह हुई है, उसका नोटिफाई हुआ, शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन में डेट होगी उसके मुताबिक वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा, उस डेट से लागू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हद दे दी, बट सच डेट शैल नॉट बी प्रायर टू द डेट ऑन विच नोटिफिकेशन इज़ पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट। जिस डेट को ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो रहा है उससे पहले की डेट नहीं होनी चाहिए। ये एक हद हो गई। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे होनी चाहिए कि इफ़ेक्टिव डेट के हवाले से कि जो ऑफिशियल गजट में पब्लिकेशन से पहले की कोई डेट नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि गुज़श्ता डेट से। सब सेक्शन 3 कहता है द गवर्नमेंट शैल एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द एनुअल बजट, कि पंजाब गवर्नमेंट का जब एनुअल बजट पेश हो रहा होगा, एनुअल बजट स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर, अगले साल के लिए, तो उसके सामने क्या होगा, ले बिफोर द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब ऑल नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट्स इन द सेकंड स्केड्यूल ड्यूरिंग द करंट फिनेंशियल ईयर। करंट फिनेंशियल ईयर में जितनी भी चेंजेस होंगी तो अगला जो बजट या बजट स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाएगी फिनेंशियल आने वाले फिनेंशियल ईयर की, तो उसमें इसको पेश किया जाएगा। ये भी एक आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है कि कब इसको प्रोविंशियल असेंबली में लाया जाता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारे सेक्शन नंबर 6
इकोनॉमिक एक्टिविटी के हवाले से इकोनॉमिक एक्टिविटी वो है कि कोई भी आप काम करते हैं और उसके एवज़ कुछ अर्निंग करते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और आप किसी फेवर की वजह से, आप किसी ताल्लुक़ वास्ते की वजह से उसके बदले में सर्विसेज चार्ज नहीं करते तो ये सेपरेट इशू है, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़रूर कहलाएगी और उसको कैसे डील करना है वो भी हम इस सेक्शन में देखेंगे। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एनी एक्टिविटी कैरिड ऑन वेदर कंटिन्यूसली, regularly or otherwise by a person that involves or is intended to involve, या तो इन्वॉल्व होता है या इरादा रखता है कि वो इन्वॉल्व होगा। द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, कि इस तरह की वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू एन अदर पर्सन और एंड इंक्लूड्स, किसी भी दूसरे शख्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है या करने का इरादा रखता है और वो शुरू कर रहा है किसी भी दूसरे शख्स को। और इसमें क्या क्या शामिल होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में? एन एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस including a profession, calling, trade or undertaking of any kind, whether or not the activity is undertaken for any consideration or profit लें ना लें, consideration लें ना लें, लेकिन आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो प्रोफेशन उसमें शामिल है, ट्रेड है उसमें, बिजनेस है, तो उसमें वो ये शामिल होगी। सब सेक्शन सब पार्ट 2, द सप्लाई ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ लीज, लाइसेंस और सच सिमिलर अरेंजमेंट्स, कि आप मूवेबल हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो लीज़ के ज़रिए से, लाइसेंस के ज़रिए से या इसी तरह की अरेंजमेंट करने से आप जो वो सर्विस सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल होगी। सी, और नॉन टाइम ट्रांजैक्शन और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ए बिजनेस और ट्रेड, यानी कि वन टाइम ट्रांजैक्शन, एक दफ़ा आप ट्रांजैक्शन करते हैं और कंसर्न इन द नेचर ऑफ बिजनेस और ट्रेड, लेकिन उसमें नेचर ऑफ बिजनेस और ट्रेड चल रही है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। सब सेक्शन 2 कहता है एनीथिंग डन और अंडरटेकिंग ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज शैल बी कंस्टिट्यूट एज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि लेट्स सपोज किसी और ने इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट की थी, आप एंड पे जाके उसको कंक्लूड कर लेते हैं, ये भी वजह हो सकती है। दूसरे नंबर पे स्टार्ट आपने किया, एंड किसी और ने किया, क्योंकि स्टार्टिंग वाला काम आपका था, यहाँ पे एंड वाला काम आपका है, तो वो स्टार्टिंग में हो या एंड पे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो हिस्सा हो तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहलाएगी। सब सेक्शन 3 कहता है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट इंक्लूड, उसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल नहीं होगा? द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी टू एन एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर है, उसने बंदे को रखा हुआ है और उसके लिए वो ये काम कर रहा है जो ऊपर हमने जिक्र किए, तो वो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगा। बी नंबर पे अ प्राइवेट रिक्रिएशनल परसू और हॉबी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी का कोई मशगला है या एक रिक्रिएशन यानी अपने आप को फ्रेश करने के लिए, अपने शौक़ के लिए वो करता है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 5, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज या सर्विस, यानी कि टैक्सेबल जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं या जो सर्विस दे रहे हैं जिसके ऊपर टैक्स लागू होता है, उसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन की जाएगी। द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस इज़ द ग्रॉस अमाउंट, कौन सी है? द वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सर्विस इज़ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ कंसिड्रेशन बाय वट एवर नेम कॉल्ड सच एज चार्जेज और प्राइस, यानी कि जो भी कंसिड्रेशन आप रिसीव करते हैं वो चार्जेस या प्राइस किसी नाम से भी कहेंगे तो उसमें सब शामिल होगा। इन मनी इंक्लूडिंग ऑल फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटीज़, ये एक आपने बात याद रखनी, ऑल फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटीज़, टैक्सेस और चार्जेस, लेकिन ये फेडरल और प्रोविंशियल होंगे। इफ़ एनी विच द पर्सन प्रोवाइडिंग अ सर्विस रिसीव्स फ्राम द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस, यानी कि जो पर्सन प्रोवाइडिंग अ सर्विस रिसीव्स फ्राम द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस, यानी कि जिसको सर्विस दे रहा है उससे वो चार्ज कर रहा है, तो जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है उसके हाथ में ये सारी की सारी वैल्यू ऑफ गुड होगी, उसमें फेडरल और प्रोविंशियल ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेस और चार्जेस हैं। इसके बाद बट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ द टैक्स, जो टैक्स उसने इसके ऊपर पे करना है खुद से वो इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन फेडरल और प्रोविंशियल ड्यूटीज़ हैं या चार्जेस हैं वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन जो आपका एज अ बिज़नेस उसके ऊपर टैक्स लागू होगा आपकी बिज़नेस एक्टिविटी की वजह से या जितनी आपने अर्निंग की होगी वो इसमें शामिल नहीं है।
अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है सब सेक्शन 2, इन केस द कंसिडरेशन फॉर सर्विस इज़ इन काइंड, यानी कि वो पैसों में नहीं है, किसी चीज़ में है जो कंसिडरेशन है, यानी कि आपने सर्विस प्रोवाइड की और उसके बदले में 2 मन चावल ले लिए, 2 मन गंदम ले ली, या इस तरह से होता है जो पंजाब के दही इलाके हैं ऐसा अक्सर होता है। और इज़ पार्टली इन काइंड एंड पार्टली इन मनी, यानी कि उसका 10,000 पैसे दे दिए, बाकी उन्होंने कहा जी 5 मन गंदम ले लें, ये आपने जो सर्विस प्रोवाइड की है, तो इस तरह भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ द सर्विस शैल मीन द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ द सर्विस एज डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 8 एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द टैक्स। टैक्स को एक्सक्लूड करें तो ओपन मार्केट में उस सर्विस की जो प्राइस होगी, या जो ऐसी सर्विस ओपन मार्केट में अगर ली जाएगी तो उसकी वैल्यू बनेगी, वही डिटरमिन की जाएगी, इसकी वैल्यू वही कंसिडर होगी। सब सेक्शन 3 कहता है इन केस द पर्सन हु प्रोवाइड्स द सर्विस एंड द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस आर एसोसिएटेड पर्सन्स and the service is supplied for no consideration or for a consideration which is lower than the price at which the person provides the service or other person who are not associated persons. The value of the service shall mean the price at which the service is provided to such अदर पर्सन बट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स। यहाँ पे बात ही सिंपल ये की जा रही है कि एक इंडिविजुअल है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जिसको प्रोवाइड कर रहा है वो AOP है, यानी सॉरी एसोसिएटेड पर्सन है, कोई ताल्लुक़ है कोई उसका, जबकि एक और बंदा है जिसके साथ वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लेकिन उसके साथ एसोसिएशन नहीं है, इसके साथ एसोसिएशन है ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ एसोसिएशन नहीं है। तो जिस ना एसोसिएशन वाले के साथ वो अगर लेट्स सपोज 10,000 चार्ज कर रहा है तो ये उसकी वैल्यू ऑफ सर्विस होगी, जबकि ऊपर वाले से वो 5,000 ले, कुछ भी ना ले, 2,000 ले, 4,000 ले, तो उसका यही वैल्यू कंसिडर की जाएगी कि 10,000 की वैल्यू है। दोबारा से इसको एक दफ़ा कर लेते हैं। इन केस द पर्सन हु प्रोवाइड्स द सर्विस, यानी सर्विस प्रोवाइडर एंड द रिसिपेंट ऑफ द सर्विस आर एसोसिएटेड पर्सन and the service is supplied for no consideration or for a consideration which is lower than the price at which the person provides the service to the other person who are not associated। ये ऊपर वाला associated था, तो अच्छा हमारा इसके बाद सब सेक्शन 4 है इन केस अ पर्सन प्रोवाइड्स अ सर्विस फॉर नो कंसिडरेशन, कि अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है वो कुछ भी नहीं लेता, सर्विस फ्री में देता है, और फॉर ए कंसिडरेशन विच इज़ लोअर दैन द प्राइस एट विच अ सर्विस इज़ प्रोवाइडेड बाय सच पर्सन, यानी कि या तो प्राइस चार्ज ही नहीं करता या जो प्राइस है वो कम चार्ज करता है। द वैल्यू ऑफ सर्विस शैल मीन द ओपन मार्केट प्राइस फॉर सच सर्विस। तो इस तरह की सर्विस की जो ओपन मार्केट में प्राइस होगी वो डिटरमिन की जाएगी। तो आपने सिंपली अभी तक ये बात याद रखनी है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर वो कंसिडरेशन कम लेता है, ज़्यादा लेता है, या जो भी है, ओपन मार्केट प्राइस को डिटरमिन जो है वो करेगी, या ओपन मार्केट प्राइस ही कंसिडर उसकी वैल्यू होगी। सब सेक्शन 5 कहता है इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, अगर कहीं पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है तो क्या डिस्काउंट उसमें अलाउ है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। द वैल्यू ऑफ द सर्विस शैल मीन द डिस्काउंटेड प्राइस, कि जो उसकी डिस्काउंटेड प्राइस होगी, लेट्स सपोज 10,000 उसकी प्राइस थी, 2,000 उस पर डिस्काउंट है, तो नेट प्राइस जो रह जाएगी वो 8,000, तो 8,000 ही उसकी वैल्यू कंसिडर होगी। लेकिन इसकी बात भी है एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द टैक्स, इसमें टैक्स शामिल नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट द इनवॉइस शोज दैट डिस्काउंटेड प्राइस। अब इस इनवॉइस पे भी प्राइस शो होनी चाहिए कि ये डिस्काउंटेड है, एंड द रिलेटेड टैक्स एंड द डिस्काउंट अलाउड इज़ इन कन्फॉर्मिटी विद कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस, कि जो इस तरह का बिजनेस है उसमें ये रवाज है कि उसमें डिस्काउंट दिया जाता है, तो इसलिए इनवॉइस पे भी शो हो रहा है, टैक्स की अमाउंट अलग है, डिस्काउंट अलग है, तो इस तरह से वो जो उसकी डिस्काउंटेड प्राइस होगी अलावा टैक्स के, वो उसकी वैल्यू कंसीडर की जाएगी। सब सेक्शन 6 कहता है इन केस देयर इज़ रीज़न टू बिलीव दैट द वैल्यू ऑफ द सर्विस हैज़ नॉट बिन correctly declared in the invoice or for any special nature of transaction, it is difficult to ascertain the value of service. The value of services shall be the open market price। तो कि अगर आपको लगता है कि उसकी इनवॉइस में जो प्राइस शो हो रही है वो सही नहीं है, तो भी उसकी या फिर उस
वैल्यू जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी वैल्यू डिटरमिन करना इतना आसान नहीं है, तो फिर ओपन मार्केट में जो सर्विस की प्राइस होगी वही कंसीडर की जाएगी। इसके बाद सब सेक्शन 7 है नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग इन सब सेक्शन 1 to 6। जो अब तक हमने बातें की सब सेक्शन 1 से लेकर 6 तक, वेयर द अथॉरिटी डीम्स इट नेसेसरी, जहाँ पे अथॉरिटी ये समझती है कि ज़रूरी है, इट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट फिक्स द वैल्यू ऑफ एनी सर्विस और क्लास ऑफ सर्विसेज, कि अथॉरिटी यानी कि जो पंजाब गवर्नमेंट की टैक्स अथॉरिटी है वो ऐसी सर्विस की या ऐसी सर्विसेज की जो प्राइस है वो वैल्यू फिक्स कर सकते हैं, एंड फॉर द पर्पज़ ऑफ फिक्स for that purpose fix different values for different classes or the description of same or similar types of services। यानी कि एक से ज़्यादा जो क्लासेस हैं उनकी भी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, या जो उनकी क्लासेस है उसके हिसाब से मुख्तलिफ सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। बट इफ़ द वैल्यू एट विच द सर्विस इज़ प्रोवाइडेड इज़ हायर, अगर ये जो सर्विस प्रोवाइड की गई है जो इन्होंने पब्लिश की है अथॉरिटी ने प्राइस या फिक्स की है उससे हायर प्राइस पे वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, फिर क्या होगा, द वैल्यू फिक्स्ड बाय द अथॉरिटी, द वैल्यू ऑफ द सर्विस शैल अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय अथॉरिटी बी द वैल्यू एट विच द सर्विस इज़ प्रोवाइडेड। यानी कि जो डायरेक्शन उस पर अथॉरिटी देगी या जो अथॉरिटी की प्राइस है, यानी कि या तो अथॉरिटी की प्राइस वैलिड होगी, अगर अथॉरिटी की प्राइस वैलिड नहीं होती, अथॉरिटी कोई उस पर डायरेक्शन दे देती है तो वो उस डायरेक्शन के मुताबिक जो उसकी वैल्यू होगी वो फाइनल होगी। एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द वैल्यू ऑफ द यूटिलिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ इफ एनी एंसिलरी टू प्रोवाइडिंग ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज। दोबारा, for the purpose of this section the value of utilities and or facilities if any ancillary to providing taxable services shall be included in the value of such services। के यूटिलिटी और फैसिलिटी के इसके अलावा कोई सर्विस चार्जेस हैं तो वो भी इसकी वैल्यू में ऐड किए जाएंगे। यानी ये जो सर्विस दी थी 8,000 पहले दिए चार्ज किया था जो इनवाइस में शो रहा है, इसके अलावा कोई यूटिलिटी थी या फैसिलिटी थी उसके 2,000 अलग से चार्ज किए जा रहे हैं, तो ये भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ एक्टिविटी जो है, ये वैल्यू ऑफ सर्विस जो है वो 10,000 हो जाएगी, ये बात कही गई है। इसके बाद है सब सेक्शन 8 द अथॉरिटी में, यानी कि टैक्स अथॉरिटी पंजाब की बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट इशू वैल्यूएशन रूल्स। अथॉरिटी का ये मैंडेट है कि वो वैल्यूएशन के रूल्स दे सकती है फॉर एनी सर्विस और क्लास ऑफ सर्विसेज फॉर द पर्पज़ ऑफ असेसमेंट और डिटर्मिनेशन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर दिस एक्ट। यानी कि टैक्स उसकी वैल्यू डिटरमिन करने के लिए, उसके पेमेंट के लिए जो रूल्स हैं वो बना सकती है, एंड प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड पैरामीटर्स स्टैंडर्ड मेथड्स फार्मूला क्राइटेरिया और बेसिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एनी टैक्सेबल सर्विस और क्लास ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड द असेसमेंट ऑफ द टैक्स ऑन एनी सर्विस और क्लास ऑफ सर्विसेज। यानी कि उनकी वैल्यू डिटरमिन करना, उसके ऊपर टैक्स डिटरमिन करना, और इस तरह से कोई भी एक क्लास हो सकती है या एक सर्विस हो सकती है या एक से ज़्यादा सर्विसेज हो सकती हैं, उसके लिए पैरामीटर फार्मूला थ्रेशोल्ड बनाना, स्टैंडर्ड बनाना, मेथड अडॉप्ट करना, क्राइटेरिया देना, ये अथॉरिटी का मैंडेट है। ये था आज का हमारा सेक्शन नंबर 5, 6 और 7। अब हम इन्हीं की बेसिस पे एक टेस्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what authority does the government possess regarding the amendments to the second schedule? The authority to make amendments unilaterally, the authority to make amendments only with the approval of the provincial assembly, the authority to modify, add or delete entries in the second schedule through notification in the official gazette. D option, the authority to make amendments only with the approval of the federal government. Right option is C, the authority to modify, add or delete entries in the second schedule through notification in the official gazette. Question number 2, when does a notification issued under subsection 1 becomes effective? On the date specified in the notification, on the date of publication in the official gazette, prior to the date of publication in the official gazette, after approval from the provincial assembly. Right option is on the date of publication in the official gazette. Question number 3, what is considered part of an economic activity according to the given section?
activities of employees providing services to employers, private recreational pursuit or hobbies of the individuals, activities carried out in the form of business including professions, trades and undertakings. D option, transactions unrelated to business or trade. Right option is C, activities carried out in the form of a business including professions, trades and undertakings. Next question number 4. How is the value of taxable service determined when the consideration is in kind? Based on the open market price of the service excluding tax, based on the gross amount of consideration including tax, based on the price at which the service is provided to non-associated persons, based on the open market price for similar services. Right option is A, based on the open market price of the service excluding tax. Question number 5. What does the authority have the power to do regarding the valuation of services? Fix the value of any service without notification, fix the value of any service through notification in the official gazette, determine the value of services only through market surveys, determine the value of services based on international standards. Right option is B, fix the value of any service through notification in the official gazette. Question number 6. Which factor is included in the value of taxable services according to the provided explanation? The market demand for the service, the profit margin of the service provided, the value of the utilities or facilities ancillary to providing services, the personal preferences of the service recipient. Right option is C, the value of utilities or facilities ancillary to providing the service. Question number 7. What does the authority have the power to issue according to the given section? Tax invoices for services provided, valuation rules for assessment and determination of tax, guidelines for marketing taxable services, standards for service quality control. Right option is B, valuation rules for assessment and determination of tax. Question 8. What does the term valuation rules refer to in the context of the provided section? Rules for determining the value of taxable services for assessment and tax payment purposes, rules for determining the value of immovable property, rules for assessing the eligibility of taxpayers for tax exemptions, rules for determination the market value of traded commodities. Right option is A, rules for determining the value of taxable services for assessment and tax payment purposes. Question number 9. When does the government present notification relating to amendments in the second schedule to the Provincial Assembly? At the end of the financial year, alongside the presentation of the annual budget statement for the next financial year, at the beginning of the financial year, on an ad hoc basis as and when amendments are made. Right option is B, alongside the presentation of the annual budget statement for the next financial year. Question number 10. What entities are considered separate legal persons according to the section? Businesses operating in Punjab, businesses operating outside Punjab, registered offices or places of business in Punjab and outside Punjab, individual taxpayers residing in Punjab. Right option is C, registered offices और places of business in Punjab and outside Punjab. तो ये प्रीवियस सेक्शन से क्वेश्चन है, ये इस सेक्शन में क्वेश्चन शामिल नहीं था. सो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.